गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो यस, हेलो अंशिका, मनीषा, सोनाली, कलेश, राइट? इज दैट कलेश? ओके। कल्याणी, फोरम, स्टडी टाइम, ओके, गुड। स्टडी टाइम, सारंग, यस, वेरी गुड इवनिंग, रुकमणी, सबका स्वागत है। यस, ऑल फाइन, एम आई ऑडिबल, विजिबल? ओके, फोरम ने पहले ही लिख दिया ऑल फाइन, ओके, गुड। आवाज लाउड एंड क्लियर? जी, प्रीति, ओके। चलिए, सो मैं लास्ट 2 दिन सेशन नहीं ले पाया था, सैटरडे एंड संडे, तो सोचा आज थोड़ा सा आई विल ट्राई टू मेक अप, राइट? सो जून 2012 पेपर 3 पार्ट 2 अब करने वाले हैं। इसके बाद अब इस सैटरडे संडे से हम लोग 11 2011 2010 में पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक बिफोर द एग्जाम्स 12 13 14 जो अगस्त को एग्जाम है, उससे पहले हम लोग एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हमारा रेडी हो जाएगा, राइट? यस, ब्रिजेश, सारंग, चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। फाइन, सो डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, ये कल हमने यहाँ पे छोड़ा था इसको। सो 29 से मैं लेके 75 क्वेश्चन तक जाएंगे आज पेपर 3 का, राइट? पेपर 3 2012 जून, राइट? ये बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह है, जहां पे लास्ट ईयर कोविड का सीन था, लॉकडाउन था पूरे इंडिया में, और हम लोग ट्रेन से घूम रहे थे, राइट? सो वर्चुअल ट्रेन। सो उड़ीसा, एसएसबी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, सब कर लिया। अब हम टाइम मशीन में बैठे हैं, राइट? तो अब हम पीछे चल रहे हैं। लेट्स सी दैट। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार पेपर दे रहे होंगे, तो 2012 में तकरीबन वो क्लास 12th का पेपर दे रहे होंगे, राइट? तो जब आप 12वीं का पेपर दे रहे थे, तो नेट का पेपर कैसे आ रहा था, तो अब ये टाइम मशीन आपको बताएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई? कल मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे रुक गया था, तो यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। आरबीआई कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आरबीआई रेगुलेट करती है? तो इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, राइट? बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे हैं। सो इट इज 1 2 4, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट। तो लिस्ट मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है। ये है वो सारी लिस्ट, रिवाइज लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप एक बार नजर इसको लगा दीजिएगा, राइट? जस्ट पॉज करके वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो ऑल द थिंग्स लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया और रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी इन्वेस्टमेंट बैंक से नाम जाना जाता है। सो नबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिडबी, एनएचबी, यूटीआई, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, राइट, वगैरह वगैरह। सो ये तकरीबन 22 की लिस्ट है। तो ये 22 में से क्वेश्चन में देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सारा आंसर हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यही चीज है जहां पे हम लोग अब मेहनत करने वाले हैं। ये हर एक पेपर में ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि कुछ पता नहीं चलता कहां से आता है, क्यों आता है, राइट? कहां से क्यों आता है। और यही चीज को, रैंडमनेस को कम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बार आप इसको देख लेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहेगा ही। और ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आंसर तो छुपा हुआ होगा, राइट? एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, जहां से हम लोग फूड और वॉलेटाइल, जो वॉलेटाइल एलिमेंट है उसको हटा देते हैं। सो इट इज दैट इंक्लूड्स दैट फेस volatile price movement, notably food and energy, that is based only on the food and energy. हेडलाइन इन्फ्लेशन से हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। सो दैट एक्सक्लूड्स द आइटम दैट फेस वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट, नोटेबली फूड एंड एनर्जी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर फूड, फ्यूल, एनर्जी के प्राइसेस को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा कोर इन्फ्लेशन। सो द आंसर शुड बी सी, राइट? ये डेफिनेशन में ही है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि बेसिकली पहली हरित क्रांति जो आई थी, वीट पे आई थी, राइट? सो इट वाज बेसिकली अबाउट वीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको लेके ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। अब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आ रहा है वो प्रोटीन के साथ है, ये याद रखिएगा। जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, इट इज अबाउट द प्रोटीन रेवोल्यूशन। दिस विल दिस इज फोकसिंग ऑन हाउ टू इंक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राम्स पर डे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। हर इंसान के पास हर दिन के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राम्स है, पल्सेस हैं, ये बढ़नी चाहिए।
जिसका आंसर तो वीट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट आर, फूड मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोक्योरमेंट, बफर वगैरह जो बनता है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड grains from the farmer at the remunerative prices, that is MSP. Distribution of the food grains to consumers at the affordable prices, this is correct. Affordable prices, फूड मैनेजमेंट, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना है ताकि ज्यादा प्राइसेस ना बढ़े, ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज ना हो जाए, एक्यूट डिमांड ना बढ़ जाए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा है। इसके साथ साथ फूड सेल्फ सस्टेनिंग, बफर स्टॉक एंड फार्मर्स को भी रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो ये सारा का सारा इसमें आएगा। तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव, सिंपल पार्ट। इसमें एक एजेंसी है जिसका नाम है CACP, जस्ट सर्च ऑन दिस, ये वो एजेंसी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करती है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बहुत तरीके से पूछा गया है और दो से तीन बार तो ये ऐसा पूछा गया है कि कब लगाया गया। सो ये लगाया गया है, ये आया गया है 1998 में। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में लगाया गया था, तो उस टाइम पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे ये लगाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है, मेरे जहन में है कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सिर्फ किसानों तक नहीं रहा है, वो एक्सटेंड हो गया है हॉर्टिकल्चर, पशु मछली पालन, फिशरमैन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो जस्ट डोंट गो बाय द नेम कि हाँ किसान क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ किसान को मिलेगा, नहीं। हॉर्टिकल्चर जो मधुमक्खी पालन है, जो मछली पालन है, उनको भी मिलता है। उनको जाल खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलता है, 1.5 लाख रुपए करीब, राइट। सो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे हम सोच नहीं सकते, जहां पे हम फ्लूक नहीं कर सकते, जहां पे तुक्का नहीं लग सकता, वो ही क्वेश्चंस वो देते हैं, राइट। दिस इज सी। इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी इज अ प्री कंडीशंस। सो ये कोलिन का सीक्वेंस आ गया कि किस तरीके से एक ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है और चेंज होगा, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई एग्रीकल्चर, इसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आएगा सर्विस सेक्टर। तो अगर ये सीक्वेंस मेंटेन रहा तो हम बोलेंगे कि किसी भी जगह पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में अगर ये चेंज हो, तो पहला वर्ड क्या बोला, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से हटके मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से हटके सर्विस सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर कि भाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होगा और जितना कम एग्रीकल्चर का होगा, तो इट शुड बी लाइक 1 2 3 रैंकिंग के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन की तरफ से या ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट इज दिस, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हम इसको बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज अ प्री कंडीशंस। ये किस लिए चाहिए, ये पहले होना चाहिए, जैसे 12वीं से पहले 10वीं करनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाना चाहिए, किसके लिए, टू रेज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, डेफिनेटली यस, टू एंश्योर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये सभी के लिए है, राइट। जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, नॉट ओनली एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, बिकॉज ज्यादा प्रोडक्शन है, कम लेबर से, अच्छी तकनीक की वजह से प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी है, सब कुछ होना चाहिए। दिस इज ऑल ऑफ द अबव, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट शुड बी डी। यस, द आंसर इज डी आल्सो, राइट। और ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था, राइट। ऐसा कुछ है क्या? गुड। आइटम ऑफ द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, मैंने सोचा इसको आज इस बार इसका दी एंड कर देते हैं, राइट। ओके, तो इसका दी एंड मैंने कुछ इस तरीके से किया है, देखिए ये है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट और ये है कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। टोटल मिला के 99 लिस्ट है इसके अंदर। तो 99 लिस्ट को मैं एक साथ तो नहीं ले सकता यहाँ पे दोस्त। तो डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में आते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है इसके अंदर ये यूनियन प्लस स्टेट दोनों का ही इसका अंदर स्टेक है, और कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यूनियन लिस्ट हमेशा प्रिवेल करेगी। सो अगर कहीं पे भी कोई क्लैश होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो इट विल बी ऑलवेज यूनियन जो कि जीतेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड है।
अगर आपको इसके ज्यादा चाहिए तो आपको मैं एक लिंक देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गिव दिस लिंक, गिव मी अ सेकंड, इट इज MEA, राइट, इस नाम से वो था। मुझे थोड़ा सा अपना हिस्ट्री देखना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, आई गॉट इट, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट डॉट जी। मैं इसको बोल देता हूं ताकि जो स्टूडेंट मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे वो भी इसको ले सकते हैं। इसका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट के लिए आप गवर्नमेंट साइट विजिट कीजिएगा जिसका नाम है MEA। MEA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स .gov.in/images/pdf1/s7.pdf, राइट। तो जस्ट गिव मी, लेट मी शेयर दिस ऑन, ये रहा आपके लिए साथ मैंने शेयर कर लिया है। अनन्या, ये मैंने पेड बैच में भी ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, आई थिंक यू आर देयर इन द पेड बैच, तो मैंने वहां पे भी इसके लिंक दे रखा है और वहां पे इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने दे रखी है। ये लिंक जो मैंने चैट बॉक्स में दिया है आप सभी के सब इसको खोल सकते हैं, MEA.gov.in/images/pdf1/s7, राइट। यहाँ पे ये तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है 15 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे पहले 7 पेज में आपके पास 97 दे रखा है, ये थोड़ा सा अनअपडेटेड है बिकॉज 99 है टोटल मिला के अभी, और अमेंडमेंट हुए हैं इसके अंदर। और स्टेट लिस्ट जो है सेकंड, वो है 7 शेड्यूल है ये, राइट। 7 शेड्यूल है, राइट, यस, फाइन, ओके। सो ये है आर्टिकल 245 एंड 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में ये बनता है। आर्टिकल क्या बोला, आर्टिकल 245 एंड 246, 7 शेड्यूल कहते हैं इसको, 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे ये पावर्स डिसाइडेड हैं, राइट। सो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो यूनियन के पास कितनी लिस्ट है, यूनियन के पास है 99, यूनियन के पास 99, स्टेट के पास 61, 66 था पहले, अभी है 61, राइट। और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52, सो 99, 61 और 52, आई रिपीट, यूनियन 99, स्टेट 61 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52, 47 था 52 किया गया है, 2021 में ही इसको किया गया है। तो ये एक बार याद रखिएगा, यूनियन इट इज 99, स्टेट इट इज 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में है इट इज 52। ये रिसेंटली 47 था, इसको 1 नवंबर 2021 में ये 47 था, इसमें 1 नवंबर 11, राइट, 21 में 52 कर दिया गया है इसको। सो ये है टोटल मिला के सारे आइटम्स। प्लीज इसको सर्च कर लीजिएगा, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑन द चैट बॉक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, ये तो हमारे वैगनर साहब है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पीकॉक वाइजमैन, फेडरल फाइनेंस जो है AP लर्नर और फंक्शनल फाइनेंस इज RN भार्गवा। सो अगेन simple, quite simple, let's move to the next question. Yes, right, I think functional finance मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड को, this will be Wagner, ये functional finance is basically RN भार्गवा, और ये वाला है फेडरल, functional is AP learner, right. ओके, कमिटी ऑन टैक्सेशन, ये है KN राज की कमिटी, राइट। रिपोर्ट ऑन टास्क फोर्स ऑफ, ये देखो ये जो है ना, ये टास्क फोर्स ये दोनों पे था, तो ये टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए है, तो ये केलकर कमेटी है, ये केलकर कमेटी है। 13 फाइनेंस कमीशन, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन टैक्स रिफॉर्म, रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कौन सा वाला रिपोर्ट की बात हो रही है, इंडियन टास्क फोर्स, राइट, तो ये तो डायरेक्ट वाला हो गया। जस्ट लेट मी रिकॉल इट, मैं थोड़ा सा भी भूल सकता हूं इसमें। ये वाला तो KN राज हो गया, केलकर, निकोलस कैल्डर, यस 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 यस, ये कैल्डर की कमेटी है, कैल्डर, राइट। 1956 केलकर कमेटी, और उसके बाद 2002 में ये हुई थी, राइट। उसके बाद केलकर जी जो थे वो 13 फाइनेंस कमीशन के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये केलकर साहब यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया 2007 में इनका ये आया था। और KN राज की कमेटी जब थी, राज कमेटी बेसिकली 1972
1972। तो अब जरा इसको बिठा लेते हैं। तो इट इज 4 पहले आएगा, फिर आएगा फर्स्ट कमिटी ऑन ये, फिर आएगा केलकर कमिटी रिपोर्ट ऑन टास्क फोर्स ऑफ ऑन डायरेक्ट टैक्स, एंड फिर आएगा 13 फाइनेंस कमीशन। तो इट इज 4 1 2 3, 4 1 2 3 बिल्कुल मैच हो गया। दिस इज बी, राइट? यस, डन। आई थिंक कमिटीज का लिस्ट आप सभी के लिए फायदा हुआ होगा, सारा का सारा चीज में मैच कर गया होगा। यस, सो फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज ये ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। आई थिंक इस टाइम मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जो कि अगस्त 2022 में पेपर देने वाले हैं उनको एक वरदान मिला है, बिकॉज आई हैव डन कमेटी स्पेशल, क्रोनोलॉजी ऑफ द टैक्सेशन, इकोनॉमिक सर्वे, एसआरएस डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और भी बहुत कुछ इन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। सो ये तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007। इतना याद रखना कि रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कभी ये डायरेक्ट टैक्स के साथ भी आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ भी आ सकता है। लेकिन केलकर जी का लाइफ लाइन अगर आप देखेंगे, लाइफ टाइमिंग देखेंगे, तो 2002 में इन्होंने ये कमेटी बनाई और 2007 में इनको फाइनेंस कमीशन बना दिया गया था, राइट? सो ये याद रखिएगा। मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसे याद है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट को तंग करता है, ये क्वेश्चन। तो लेट मी पुट इट ए स्टार क्वेश्चन, बिकॉज अगर बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट इससे फंसते हैं, टेंशन मिलता है, तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट शो यू, आई मीन आई डोंट नो, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद माय सिस्टम। जस्ट अ मिनट। Okay, so let's start with this question. Competitive market, a tax on the wage income falls wholly on the labor. अब देखिए, ये तो जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, आप ये समझ लीजिए, डिमांड इलास्टिक सेव देश जी सेव जी, वो एक ही तरीका है जिस तरीके से सॉल्व हो सकता है, राइट? अब क्वेश्चन को देखिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो लेबर सप्लाई है वो ऐसा होगा, राइट? एंड द टैक्स ऑन द वेज इनकम, टैक्स ऑन द वेज इनकम फॉल्स होली ऑन द लेबर, यानी कि लेबर के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन है। अब यहां पे हम लेबर को क्या मानेंगे? क्वेश्चन का पूरा चाबी यहीं पे है। तो अगर आप ये सोचते हैं लेबर क्या हो सकता है, लेबर क्या है यहां पे? इज ही अ बायर और इज ही अ सेलर? ही इज अ सेलर। ये सेलर है जो अपने लेबर सर्विसेज को सेल करता है। सो लेबरर रादर, लेट मी राइट इट लाइक दिस, लेबरर जो है ये सेलर है, और सेलर के ऊपर पूरा इंसिडेंस तब पड़ता है जब डिमांड इलास्टिक होगा, राइट? तो ये इस तरीके से हम समझ गए, राइट? अब एक और काम करते हैं, वेज इनकम यानी कि इनकम के ऊपर टैक्स पड़ेगा इसका, और लेबर के ऊपर पूरा का पूरा इंसिडेंस पड़ेगा, ठीक है? तो इसको जरा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। डिमांड यहां पे इलास्टिक है, सप्लाई ग्रेटर है, और दूसरे तरीके से मतलब क्या होगा? सप्लाई इन इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक, तब सेलर ग्रेटर करेगा, या डिमांड इन इलास्टिक और बायर ग्रेटर करेगा, राइट? सो अब पूरे के पूरे सिचुएशन में लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये कैसे किया जाएगा इसको। ये देखिए, इन दिस केस लेबरर्स विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लायर ऑफ लेबर, जैसे मैंने आपको बताया। एज पर द क्वेश्चन, द टैक्स बर्डन विल बी ऑन द लेबरर्स व्हेन द सप्लाई विल बी इन इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक, दैट इज देश जी सेव जी, राइट? तो डिमांड इलास्टिक सप्लायर बियर ग्रेटर, और सप्लाई इलास्टिक सप्लायर बियर ग्रेटर, right? Thus if the supply of labor is inelastic, then the laborers will bear the greater pain of taxes. So इसलिए सही आंसर is labor supply is inelastic. I hope this point is clear to everyone. जैसे हमने ये किया, right? एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको हम कर सकते हैं, जैसे देश जी सेव जी करके कर सकते हैं। तो लेबर सप्लाई जब इनइलास्टिक होगी, यानी कि सप्लाई जब इनइलास्टिक होगी, तो द एंटायर बर्डन विल बी बोर्न बाय द सप्लायर। इज इट डन? क्लियर है ये चीज? एक बार इसको देख लीजिएगा, यू स्टार्ट इसको एक बार पॉज करके वीडियो को जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा। इन दिस केस द लेबरर्स विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ लेबर, एज पर द क्वेश्चन द टैक्स बर्डन विल बी ऑन द लेबर, यानी कि सप्लायर पे होगा। सो इसका मतलब है व्हेन सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, राइट, दैट इज देश जी, डिमांड इलास्टिक, इसका उल्टा करेंगे तो सप्लाई इनइलास्टिक, सप्लायर बियर ग्रेटर,
That is, if the supply of labor is inelastic, then the laborers will bear the greater pain. So answer is A. ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं. The apex financial institution responsible for the development of the micro, it is the SIDBI, right? Micro and small and micro industries, it is SIDBI. Next, the general method, ये क्वेश्चन में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आई थॉट ऑफ गिविंग इट टू यू. ये कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी मैं आपको बताता हूं. देखिए, देयर इज अ सेट पैटर्न. कुछ 4-5 तरीके से हम लोग जनरल डिस्प्यूट्स जो इंडस्ट्रीज के इंडिया में होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. तो उसमें दीज आर द लिस्ट. ये लिस्ट है. मेथड टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स: कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट, ग्रीवियन रिड्रेसल, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड एडजुडिकेशन. राइट. सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहां पे आप बोथ मैनेजर और जो लेबर यूनियन के जो बंदे होते हैं एक साथ बैठते हैं एंड दे ट्राई टू टॉक विद ईच अदर. तो यहाँ उनके लीडर्स बैठते हैं. तो मैनेजमेंट का एक लीडर बैठेगा, मैनेजमेंट का स्पीकर बैठेगा और लेबर का यूनियन का एक स्पीकर बैठेगा. दोनों के दोनों बात करेंगे एंड दे विल ट्राई टू डिस्कस अपॉन द मैटर. ये डिस्प्यूट सॉल्व करने का है. फिर ग्रीवियन रिड्रेसल है. नॉर्मली इस तरह की चीज जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है. किसने बोला कि इसने मुझे एब्यूसिव लैंग्वेज में बात किया, किसी ने बोला कि इसने मुझे बहुत गलत तरीके से मेरे साथ चीटिंग किया या मेरा क्रेडिट खा गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं. सो ग्रीवियन रिड्रेसल सिस्टम एक होता है जहां पे आप जाके बात कर सकते हैं. यू कैन राइट योर एप्लीकेशन एंड यू कैन डिस्कस विद द काउंसलर, और वो कमेटी बनाएंगे. उसके बाद फिर आगे बात उसकी इंक्वायरी होती है. देन यू हैव द आर्बिट्रेशन. अब यहां पे क्या होता है, एक थर्ड एम्पायर आ जाता है. बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड एम्पायर आ जाता है. वो डिस्कस करता है कि भाई तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारी बात क्या है, एंड दे विल डिस्कस बोथ द पार्टीज. और वो न्यूट्रल पार्टी है, तो यानी कि उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी एक के तरफ जाने का. तो आर्बिट्रेशन का मतलब है वो एक ऐसा बीच का बंदा आएगा, न्यूट्रल पार्टी होगी जो कि दोनों की बातों को सुनेगा और उसके बाद वो आगे चलेंगे. कंसिलिएशन इज बेसिकली जहां पे दोनों के दोनों जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरह ही है, लेकिन साथ में एक और पॉइंट है यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिखता हूं कलेक्टिव बार्गेनिंग प्लस थर्ड पार्टी. सो यहां पे क्या होगा, मैनेजमेंट का लीडर और लेबर का लीडर जो है वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे और वहां पे जाके वो लोग बात करने की कोशिश करेंगे और एंड दे विल ट्राई टू रीच अ म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एक बीच की राह निकालने की कोशिश करेंगे. नॉर्मली कलेक्टिव बार्गेनिंग से हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन से भी होता है. अगर आर्बिट्रेशन से भी नहीं होता, मान के चलिए इतना हीट अप डिस्कशन चल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है, तो इस जगह पे सबसे बेस्ट रहता है कंसिलिएशन. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मली वहां पे होता है जहां पे एकदम मतलब लास्ट स्टेज है, उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है. नाउ एडजुडिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है, यहां पे गवर्नमेंट के पास या कोर्ट में चले जाता है मैटर. तो यहां तक तो इंडस्ट्री के हाथ में होता है, किसी भी कंपनी के हाथ में होता है. एडजुडिकेशन का मतलब है कि भाई ये तो चला गया, जुडिकेशन मतलब जुडिशरी वर्ड, वहां से आप समझ लीजिए, और ये चला गया जुडिशरी कोर्ट में, जहां पे ट्रिब्यूनल, लॉ ट्रिब्यूनल या फिर व्हाट यू से लेबर लॉज, इसके साथ इसके तहत में डिस्कशन होगा, इसके तहत में केस चलेगा. राइट. तो ये है इसका पूरा पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया था, मैंने कहा नहीं एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या इसके अंदर है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है. सो आई थॉट आई डिड दिस राइट टू विद ऑल ऑफ यू. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसके अंदर. मैच जैसे आज मेरे साथ सुबह हुआ, दोपहर को हुआ कि सेबी को जैसे ही मैं पढ़ता हूं, मैं आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं एसबीआई देख रहा हूं. राइट. तो मैंने बहुत ध्यान से आंखें लगा के बात कर रहा हूं इस पे. इट इज सेबी. राइट. क्योंकि मैं एसबीआई पढ़ रहा हूं, देखता हूं सेबी, पढ़ रहा हूं एसबीआई. राइट. बिकॉज ऑब्वियसली मेरा सैलरी अकाउंट एसबीआई में है. Anyway, so match SEBI with the appropriate item among the following: regulation of the money market, regulation of the capital market, regulation of the commodity market. So money market जो है वो actually SEBI के पास नहीं आता है. Right. I hope that I'm making a sense here. Yes, it is the capital market जहां पे SEBI का ऑप्शन काम करता है. तो it is money market by RBI होता है. Right. और वो स्टॉक एक्सचेंज है. तो ये हो गया बी आंसर. नेक्स्ट,
गिवन बिलो आर द वेरियस कॉम्बिनेशन गिविंग द स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स। अच्छा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। राइट, तो सबसे पहले क्या होगा मॉनेटरी एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई थिंक सब सारा का सारा जो है मॉनेटरी एक्सपेंशन से ही है। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लिए मैंने। सो मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा वगैरह वगैरह। कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, मशीन लेंगे, मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगा, हायरिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो केन्स की बात आ गई। एनीवे चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, मनी सप्लाई एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अरे ऐसे कैसे, बीच में इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉल इन इंटरेस्ट रेट नहीं, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो फिर फॉल इन नहीं होगा। मॉनेटरी एक्सपेंशन फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट, ये है बिल्कुल सटीक तरीका जैसा हमने सोचा। राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले हो जाए उसके बाद इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए उसके बाद मॉनेटरी एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट, ये क्या मतलब गलत है ये। तो इट इज द सी ऑप्शन। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। ये क्वेश्चन देखने में पढ़ के लग रहा होगा यार ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। राइट, मैंने भी पहली बार जब देखा अभी वो लगा, थोड़ा सा लगा ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन फिर देखा तो ये हलवा क्वेश्चन है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये सी आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स ऑल ऑफ देम। राइट, सभी को सपोर्ट करती है कि भाई आप सभी के सभी जो है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उससे पहले भी 1991 में के बाद जैसे ही हुआ तो राजीव गांधी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली बार प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया था। तो ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से 1991 के बाद से तो हमेशा ही यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स, एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव, नॉट टू बी वेरी मच टू पॉन्डर अबाउट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, आज मेरे सिस्टम में कुछ हो रहा लगता है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। यस, ओके। Which of the following is the condition of the economic viability of the technological feasibility of the Leontief static model? तो ये हॉकिंग समेट कंडीशन है, इसको आंख बंद करके डाल दीजिए। कंटकर कंडीशन वहां लगता है जहां पे यू हैव द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। सो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वहां पे जैसे नॉन लीनियर एलपीपी जो होता है, नॉन एलपीपी, नॉन एलपीपी में हम लोग कन टकर कंडीशन से या कुन टकर कंडीशन से हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर। और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग है जैसे कि जहां पे सबकी वैल्यू, सबका डिग्री 1 है, तो वहां पे हम लगाते हैं हेजियन मैट्रिक्स। राइट, वहां पे हम हेजियन मैट्रिक्स कंडीशंस यूज करते हैं। राइट, पेरॉन फ्रोबेनिसिस ये आप छोड़ दीजिए बिकॉज ये कहीं पे भी किसी भी जगह पे यूज नहीं होगा, एंटायर यूजीसी नेट में पीएचडी तक आप इसको नहीं देखेंगे, यानी कि छोड़ दीजिए इसको। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द primal should be equal to the value of the objective function of the dual of the primal। तो ये तो आपके डुअलिटी में से 6 थ्योरम में से एक थ्योरम है ये, कि वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द primal should be equal to the value of the objective function of the dual of the primal। बट इट इज नॉट अबाउट द इकोनॉमिक वाइबिलिटी। इकोनॉमिक वाइबिलिटी में दो कंडीशन आती है, प्रिंसिपल माइनर शुड बी पॉजिटिव, ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव एंड द प्रिंसिपल डिटरमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। तो ये हॉकिंग साइमन कंडीशन हो गया। राइट, डी। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है। नोट दैट यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं। राइट, यहां पे ये नहीं बोला है कि, आई थिंक अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, यस मैंने बिना किए वो आ गया। तो अल्फा एंड बीटा जो है दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि दोनों की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन 1 है या क्या है। राइट, जस्ट मिनट, is some problem। ओके, सो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जहां पे अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जहां पे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर इट इज बीटा। राइट, और ये ऊपर है अल्फा।
राइट। इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब है परसेंटेज, यानी कि अगर हमने इसमें लॉगरिथम डाल दिया तो 1% से अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं, द आउटपुट विल बी इंक्रीजिंग बाय अल्फा, सॉरी बीटा परसेंटेज। और अगर हमने कैपिटल को 1% से इंक्रीज किया तो आउटपुट विल बी इंक्रीजिंग बाय अल्फा परसेंटेज। तो ये आउटपुट इलास्टिसिटी है। ये रिलेटिव शेयर भी बताते हैं कि एंटायर नेशनल इनकम में कैपिटल और लेबर का क्या शेयर है। नॉर्मली एम्पिरिकल स्टडीज में देखा गया है कि लेबर का जो शेयर है दैट इज बीटा, जो यहाँ पे है, इट इज 0.66, यानी कि 66% नेशनल इनकम का लेबर को मिलता है और कैपिटल को मिलता है 0.33। नियो क्लासिकल मॉडल के हिसाब से नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। एनीवे, सो नाउ वी आर ऑल डन विद दिस। तो इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, आउटपुट इलास्टिसिटी हो गया अल्फा, इसका बीटा है, इसका अल्फा है। सो इसको अगर हम करते हैं तो इट शुड बी 3 1 4 2, 3 1 4 2 या 2 4। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, इट इज बीटा, राइट। सो ये बीटा आ गया। सो इट शुड बी 3 1 2 4। देखो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसके अंदर। ऑल ऑफ यू प्लीज सी दिस क्वेश्चन। सो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो है अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 3, राइट। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये हो गया 1, राइट। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यहां पे लेबर के ऊपर बीटा दे रखा है तो ये हो गया बीटा, राइट। तो ये हो गया 3 1 4 और ये वाला हो गया 2, दैट इज इट शुड बी 2। सो इट शुड बी 3 1 4 2, बट मेरे पास आंसर नहीं है ऐसा। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन अगेन। इसका आंसर ए दे रखा होगा बिकॉज दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। आई होप एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट, राइट। सभी को दिख गया। यही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है जब आप ये देखेंगे तो इससे याद मत करना कि सर अच्छा आउटपुट इलास्टिसिटी जो है वो अल्फा होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है, ऐसा होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बॉक्स जेंकिंस मेथड, बेसिकली एरिमा मॉडल, डेल्फी मेथड, ये सारा का सारा जो है वो आपको फोरकास्टिंग के काम आता है। एरिमा मॉडल, एआरएमए मॉडल, यूनिट रूट टेस्ट, बेसिकली दिस इज फॉर स्टेशनरिटी। यूनिट रूट, एडीएफ, ऑगमेंटेड डिक्यूफ्यूलर टेस्ट, फिलिप्स फेरॉन, केपीएसएस, कोरिलोग्राम, ये सारे हम स्टेशनरी टेस्ट देते हैं। डर्बिन वाटसन डी टेस्ट, सीरियल ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट के अंदर। ग्रांजर कॉजुअलिटी टेस्ट, नाम ही बोल दिया मैंने, तो ये कॉजुअलिटी टेस्ट हो गया। तो इट इज 2 3 4 1, 2 3 4 1। So it is 2 3 4 1. B should be the answer, right? Which of the following hypotheses are tested by the regression function? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, राइट। एटलीस्ट क्लैरिटी बहुत मिलती है ऐसे क्वेश्चन से। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, राइट, वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो हुआ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर जीरो है, सॉरी जीरो अगर है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर जीरो नहीं है यानी कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, राइट। सो इट कैन बी लाइक वाई एंड एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में आर की वैल्यू देख के, आर स्क्वायर की वैल्यू देख के हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। The degree and the direction of the interrelation between the two or more variables are non-zero and the goodness of it definitely yes. अगर दोनों के बीच में r square is not equal to zero या r square is satisfactory high, so इन दोनों के बीच में goodness of it है, association है, relationship है, तो this is all fine. Degree of influence exercised by the systematic explanatory factor is greater than or less than to the influence एक्सरसाइज बाय द रैंडम फैक्टर्स। तो रैंडम फैक्टर का मतलब आ गया यहाँ पे जो कि एरर है, जो कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, व्हाइट नॉइज, डिस्टर्बेंस, स्टोचैस्टिक, राइट टर्म। सो इट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, अनएक्सप्लेन्ड टर्म। सो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो 1 माइनस आर स्क्वायर समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी वजह से इतना सारा जो पोर्शन है, दिस इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव, इट इज करेक्ट, राइट। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, डी आंसर होना चाहिए इसका। In presence of heteroscedasticity, which of the following is not a correct statement? देखो हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मैं इसको शॉर्ट में HT लिख देता हूं। इसमें क्या होगा, वी विल बी हैविंग अनबायस्ड, कंसिस्टेंट एंड इनएफिशिएंट पैरामीटर्स और एस्टिमेटर्स। ऑटो कोरिलेशन में अनबायस्ड, कंसिस्टेंट एंड इनएफिशिएंट। मल्टी कोलिनियरिटी में होगा अनबायस्ड, कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट। सो सिर्फ यहीं पे फर्क है, राइट। ओके,
In the presence of heteroscedasticity, which of the following is not a correct statement? Heteroscedasticity does not alter the biasness of the consistence property of the OLS. देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी वजह से does not alter, right, does not alter, यानी कि वो अनबायस ही रहता है। तो अगर OLS एस्टिमेटर है तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी की वजह से भी वो अनबायस ही रहेगा। सो दिस इज सेम, बिकॉज मल्टीकोलिनिटी में भी अनबायस्ड है और अनबायस्ड ही हमें चाहिए। ये वन ऑफ द रूल ऑफ द गॉस मार्कअप थ्योरम या क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का आप कह सकते हैं, जहां पे ब्लू होने के चांसेस होते हैं इसके, राइट। तो दिस इज फाइन। हेट्रोस्केडास्टिसिटी की वजह से वो ब्लू नहीं होगा, वो ल्यू हो जाएगा, लेकिन रहेगा अनबायस्ड। नॉर्मली इट शुड बी ब्लू, right? Best linear unbiased estimator, but because of heteroscedasticity it will be only this, B नहीं होगा, यानी कि best नहीं होगा, minimum variance नहीं होगा, linear होगा, unbiased होगा। This is what the estimator is, right? So this is correct, not पूछा है। OLS estimator are the minimum variance, ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है ये। They don't have the minimum, because अगर minimum होगा तो वो heteroscedasticity नहीं होगा, वो homoscedasticity हो जाएगा। Blue estimator are provided by the method of, yes, अगर क्वेश्चन में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है और गलती से आपने OLS डाल दिया है, उसको करेक्ट करने का मैकेनिज्म है, व्हेनेवर वी हैव द हेट्रोस्केडास्टिसिटी, वहां पे वेटेड लीस्ट स्क्वायर डाल दीजिए या फिर GLS डाल दीजिए, WLS डाल दीजिए या GLS डाल दीजिए, राइट। इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं या x से डिवाइड करते हैं, y से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेट्रोस्केडास्टिसिटी की वजह से जो एफ एंड टी स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे लिए काम नहीं करता है, ये अच्छा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है, दे आर नॉट रिलायबल, राइट। सो ये सारे के सारे ठीक है, बी इज इनकरेक्ट, तो आंसर इन दिस केस इज बी, राइट, यस इट इज बी। नेक्स्ट, the correlation coefficient between x and y, so correlation coefficient between x and y is 0.3 and the correlation coefficient between P and Q is 0.6. The strength of the correlation basically regression coefficient से हम देखते हैं। So इसको जरा स्क्वायर कर लीजिए, तो इट इज 0.09 और इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, दिस इज 0.36। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखिए। सो इसको मैं बोल सकता हूं पी क्यू, इसको मैं एक्स वाई बोलता हूं, तो आर स्क्वायर पी क्यू इज डैश, और यहां पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, डैश ऑफ आर स्क्वायर एक्स वाई, तो ये है 0.36, ये है 0.09, तो कितने से मल्टीप्लाई करें यहां पे, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 4 टाइम्स, तो इसलिए ये आ गया 4 टाइम्स। तो दोनों के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो ये क्वेश्चन देख के बहुत भयानक लग रहा है, मेरे को भी डर लग रहा है, ये ऐसा ऐसा साइन सब दे रखा है। देखो कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था ये। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज MRS is equal to it is mu x upon mu y, यानी कि del u by del x upon del u by del y, it is equal to delta y upon delta x is equal to p of x upon p of y। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे हमें देखना है कि क्या क्या मैच कर रहा है। ये क्या दे रखा है, del u का मतलब है ये दे रखा है mu x इक्वल टू 0, नहीं, इसका मतलब क्या है mu x अपॉन mu y इज इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकता ये। और ये क्या है, दिस इज द mu का स्लोप, राइट। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव फॉर द mu डिमिनिशिंग बता रहा है ये हमें, जो ये है लेस देन 0, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिलेटिविटी फॉर x बता रहा है। तो ये भी जरूरत नहीं है, हमें चाहिए भाई ये वाला सीन, राइट। तो इसके लिए दिस इज द नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यहां पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, right? I hope this point is clear to everyone. Again there is a issue with my PPT, right? I hope this point is clear, all of you. Yes, next question. अब ये देखो यहां पे क्या बोला है, होमोजीनियस। जब भी होमोजीनियस देखना है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, आपको सिंपल ये काम करना है, भैया लैम्डा डाल दीजिए उसके अंदर। सो हम यहां क्या करेंगे, लेट k इज इक्वल टू लैम्डा k, l इज इक्वल टू लैम्डा l, राइट। अब ये दोनों डाल देंगे इसके अंदर, सो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ध्यान से सभी के सभी, दिस इज बीटा लैम्डा k माइनस a प्लस
अल्फा लैम्डा एल माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा माइनस ए, राइट। अब यहां से हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। सो एक बार ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आ रहा है ए के ए प्लस लैम्डा लैम्डा ए एल ए माइनस ये। अब लैम्डा को पूरा बाहर निकालिए, राइट। सो ये आ जाएगा लैम्डा ए, और ये क्या है, ऊपर है ना, तो ये भी यहां पे आएगा -1/a। अंदर क्या रह जाएगा, बीटा के माइनस ए प्लस लैम्डा एल माइनस ए -1/a। बहुत सिंपल है, ये क्लास 5वीं या 6ठी का मैथ्स मैं कर रहा हूं, राइट, डरो मत इससे। और ये आ गया Q, तो यहाँ पे Q डैश लिख देता हूं, बिकॉज ये वो वाला Q नहीं है, यहाँ हमने लैम्डा को बढ़ाया है। अब क्या निकल के आ रहा है, दिस इज प्लस प्लस हो गया, ये हो गया, ये लैम्डा की पावर, अगर लैम्डा, याद रखना, अगर लैम्डा आप कॉमन फैक्टर निकाल पाए तो इसका मतलब है सिस्टम होमोजीनियस है। आई रिपीट, अगर कॉमन निकल पाता है लैम्डा, तो कॉमन अगर लैम्डा निकल पाता है तो वो होमोजीनियस सेट है। और लैम्डा की जो डिग्री है, जो ऊपर है लैम्डा के ऊपर, वो बताएगा आपको होमोजीनियस की डिग्री क्या है। सो यहां पे लैम्डा बाहर निकल पाया, दिस इज होमोजीनियस। लैम्डा के ऊपर डिग्री क्या है, 1, तो इट इज द आंसर इज 1। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है MC एट Q इज इक्वल टू ₹5। MC दे रखा है ये, तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखना है हमें कि MC क्या है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, सो C इज इक्वल टू 7Q² प्लस 26Q प्लस 5। सो MC Q5 पे देखना है, तो MC निकालेंगे, MC का मतलब है डेल TC अपॉन डेल Q, दिस इज 7 इंटू 2Q प्लस 26, राइट। ये कितना आया, 14Q प्लस 26, तो ये आ गया MC। अब MC हमें देखना है Q इज इक्वल टू 5 में, तो इट इज 14 इंटू 5 प्लस 26, ये हो जाएगा 70 प्लस 26, दिस इज 96। आंसर शुड बी 96, राइट, डन, सिंपल सा केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Acceptance of H0 when it is fall equal, this is type 2 error. Mean is equal to the degree of freedom, it is chi-square distribution. Population is homogeneous, तो वहां पे हम लगा देंगे simple random sampling, because every item will have equal chance of getting selected in each trial, all trial, right. Mean is greater than this is positively skewed, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये है 2 4 3 1, 3 1 कैसे हो गया भाई, नहीं ये सही है मेरा, दिस इज C, इट शुड बी C, यस। ओके, ये क्वेश्चन अनगिनत बार हम कर चुके हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन में क्या है, देखो इसको समझ लो थोड़ा। ये जो दे रखा है ये है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ये दे रखा है ए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपको पता कैसे चला, पता इसलिए चला बिकॉज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन वो है जो हम निकालना चाहते हैं, बट हम निकालते हैं SRF और उसके बाद उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, β1 β0 जो है पॉपुलेशन का एस्टिमेट है, उसको हमने देखा SRF में, तो इसकी वैल्यू आई 20, राइट। और β1 जो है वो आई 2, ये देखो इसको ऐसे मैच कर लो, ऐसे, राइट। अब जब हमने ये किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग द हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या सोचा था कि भाई β1 की वैल्यू जो है वो 2.1 आएगी, और H1 क्या था कि इट विल नॉट बी इक्वल टू 2.1, राइट। और बीटा आया क्या हमारे पास 2, सो यानी कि 2.1 सोचा, आया 2, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस। इस डिफरेंस को हमें ठीक करना पड़ेगा। व्हाट हैज हैपेंड, ओके, सो हाउ टू डू दिस, इसके लिए वी हैव टू फाइंड द टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, और ये होता है हाइपोथाइज बीटा, हाइपोथाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, राइट, जो क्वेश्चन में दे रखा है एट दैट पैरामीटर, राइट, उस पैरामीटर में होगा जो β1 पे है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1। सो हाइपोथाइज कितना किया था हमने, इट वाज 2.1, राइट। एक्चुअल कितना हुआ है 2, राइट। सो दिस इज
0.46, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2.1, बिकॉज मॉड वैल्यू है तो इसलिए एक्चुअल में यही होता है, इट इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस हाइपोथाइज्ड वैल्यू। सो डोंट गेट इट रॉन्ग, इट इज एक्चुअल वैल्यू जो 2 था हमारा जो फाइनल निकल के आया है, कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस हाइपोथाइज्ड वैल्यू, दैट इज द एरर हियर। सो 2 minus 2.1, it gives us 0.1 अपॉन 0.46, माइनस नहीं आएगा बिकॉज मॉड वैल्यू लगाया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आंसर 0.217। मैंने बहुत बार किया हुआ है इसलिए मुझे ये याद है फॉर्मूला, और इक्वेशन भी मुझे याद है। यस, इट इज 2 minus 2.1 एंड इस तरीके से, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं पीजी, तो एक बार मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद आप मुझसे बात पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी विद एन ऑब्जर्वेशन, राइट। सो यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स का निकालना है तो इट इज एन माइनस के माइनस वन, जहां पे एन का मतलब है ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के का मतलब है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और ये जो है लीनियर पैरामीटर्स, और वन का मतलब है जो इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट दे रखा है बीटा जीरो, सो क्योंकि ये बीटा जीरो है तो हमने लिया है एन माइनस के माइनस वन। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता तो ये होता एन माइनस के ओनली। सो अगर ये है then the answer is this, अगर ये नहीं है then the answer is this, right। so this is if beta 0 present, and this is the answer if beta 0 is absent, right। okay, next, the act of simultaneously buying a currency in a market and selling in another market, it is called as what? Spotting, forwarding, arbitrage. Again there's my system is, yes, arbitrage. Okay, all internationally traded services are covered under which of the following? Traded services है तो traded services कहाँ जाएंगे? गेट्स में जाएंगे, right। it is gates, general agreement of tariff on services, trade in services. Bretton Woods system set up a code of rules for the nations to follow their conduct of international trade. Yes, setting up borrowing facility for the nation's temporary balance of payment, ये भी सही है। evolved over the period of several way, yes, and all of the above. So it is simple, ये ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में है, that is all of the above. set up a code of rule, बेसिकली मतलब ये है कि ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत उस टाइम पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। एलाइज लोग जो थे वो एक साथ होते थे, पर्टिकुलरली फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उस टाइम पे। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ये अपने आप हो रहा है। There's some problem with the PPT today. Okay, so and US was not finding it too well, तो इसलिए वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट थे वहां पे कि किस तरह से कितना आप किस के साथ कितना क्या ट्रीटमेंट चलेगा, कितना आप एक्सपोर्ट, क्या दोस्ती रह सकती है वगैरह वगैरह, राइट। ब्रेटन वुड सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, थोड़ा सोच के चलिएगा, थोड़ा सेंसिटिव माहौल था उस टाइम के। एनीवे, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम विल बी ऑटोमेटिक, ये मंडल फ्लेमिंग सॉरी रॉबर्ट मंडल का थ्योरी है ये, राइट। ऑप्टिमम करेंसी एरिया का, सो वेस्ट इंडिया वेस्ट यूएसए, ईस्ट इंडिया ईस्ट यूएसए, तो इन दोनों के बीच में वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट यूएसए के बीच में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, और ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट यूएसए के अंदर में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, और इन दोनों गुट के बीच में दे शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी कि ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया के बीच में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो यहां पे पॉइंट आता है कि ये तब होगा जब the labor and the capital are easily movable, freely movable, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन वहां पे उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होगा, राइट। ओके, एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट। कार्टेल नहीं होता है तो इसलिए 1 2 3 विल बी द राइट आंसर हियर, दिस इज दिस। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द ऑर्डर। अगेन बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके लिए जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये दे देता हूं, आपके सीक्वेंस, वेयर इज द सीक्वेंस। यस, दिस इज अ सीक्वेंस। ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में नहीं हुआ, 2021 में होने वाला था, 20 में होने वाला था, पोस्टपोन होकर 21 में हुआ, पोस्टपोन होकर 2022 में हुआ, अभी रिसेंटली जून के महीने में हुआ। ये जर्मनी में हुआ,
राइट। सो सिएटल देखिए कहाँ पे है, इट इज 1999, 1999। कैनकून में ये हुआ था 2003 में, देखना जरा कहीं 2003 में होगा, यस। एंड दोहा इट वाज बेसिकली 2001। एंड सिंगापुर में ये एक बार हो चुका है 1996 में, राइट। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो इट शुड बी फर्स्ट, इट शुड बी सिंगापुर थर्ड, राइट। फिर सिंगापुर के बाद होगा सिएटल, राइट। फिर आना चाहिए दोहा, फिर आएगा कैनन। सो ये होना चाहिए सी, राइट। ओके। WTO एग्रीमेंट, ए ऑन ए, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ए ऑन ए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी, मार्केट एक्सेस, इंपोर्ट सब्सिडी नहीं है, राइट। ये बॉक्स में डाल रखा है, ये एक्सेप्शन में आता है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारा चीजें हो जाएंगी। सो 1 2 3 4 नहीं होगा। अगेन आई कैन नॉट प्रोपेल। ओके, हैरेड ग्रोथ मॉडल, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस implies the टेक्निकल प्रोग्रेस, हैरेड के हिसाब से इट इज द लेबर ऑगमेंटिंग, राइट। सो हैरेड का केस जब हम लिखते हैं, सो इट इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k t a t l, राइट। इसके साथ होगा, तो इसको थोड़ा, इसको लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, इट इज a t l, राइट। तो ये हो गया हैरेड का, जिसमें बता दिया है कि भाई जो एफिशिएंसी पैरामीटर है दैट इज विद लेबर, राइट। हिक्स के केस में क्या होगा, दिस इज हैरेड। हिक्स के केस में होगा इट इज ए टी फंक्शन ऑफ के एंड एल, दैट इज इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग, फैक्टर ऑगमेंटिंग भी कहते हैं इसको। एंड सोलो के केस में इट इज वाई इज इक्वल टू ए टी के एल। तो ए टी जो है वो के के साथ रहेगा, एफिशिएंसी पैरामीटर के साथ रहेगा, तो सोलो इज बेसिकली कैपिटल ऑगमेंटिंग। सो आंसर इज दिस। विच आर द टू गैप्स, ये डुअल गैप चेनरी का मॉडल है, दिस इज अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड द डोमेस्टिक सेविंग गैप, यानी कि एस माइनस आई, एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप इज बेसिकली अबाउट द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। ओके। The new endogenous growth theory examines the production function that shows the increasing returns, right? New endogenous growth theory, right? It is, yes, increasing returns to scale इसमें आता है, because right, because of the specialization in, because of the specialization, learning by doing, right? Learning by doing, uh, yes, specialization investment, yes. So this is correct. It is increasing returns because जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, राइट, लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, ये सब करके उनका स्पेशलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइजेशन, एजुकेशन, स्किल सेट डेवलपमेंट और नॉलेज कैपिटल बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस कभी भी इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स, जैसे कि सोलो ने बताया था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं आने देता है वो, राइट। So that is what the point. So both of them are correct and R is a correct explanation of A. So it should be A. A is true. नहीं, ये गलत बता रखा है। It should be both A and R is correct. ये वाला होगा। कई बार ये A दे रखा होता है, कई बार ये D दे रखा होता है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। It is D. The Golden Age model was developed by Golden Age. It is John Robinson, right? She has given up this theory. Right. Next question. The terms of trade of developing countries are unfavorable. ये तो we have this Prebish Singer model, deterioration terms of trade, और उनके हिसाब से यही था कि there is a difference between the LDCs and the developed country because of the exports of the LDCs जो है वो basically primary product है, and as per the Angel law जैसे जैसे income बढ़ेगी तो demand for the primary goods will be low. So because of that the इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द बेसिक गुड्स, और द बेसिक गुड्स यानी कि एलडीसी का एक्सपोर्ट्स इज लेस देन 1, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी, राइट। इट इज
द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द प्राइमरी गुड्स इज लो, राइट, हाई नहीं होगा. Okay, TW schools has given the following relationship, okay, ratio for the education. ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. तो जिन लोगों ने बीएड किया है उनके पास ये उनके पास उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है. तो दिस इज बेसिकली द एजुकेशन लेबर रेशियो, एजुकेशन इनकम रेशियो, एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो. तो ये इसका सही आंसर होगा. दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप दैट ही हैज गिवन. Fine. So with this we come to an end of June 2012. अब सैटरडे को we are going to meet and we are going to discuss दिसंबर 2011 का पेपर 2. So now on we are not going to discuss any paper 3 because पेपर 3 यहाँ से सब्जेक्टिव था. मुझे लास्ट टाइम याद है ये पेपर मैंने दिया था दिसंबर 3 का, इट वाज सब्जेक्टिव और पेपर के अंदर ही हमें जगह मिलती थी लिखने के लिए, राइट. सो हाँ, बहुत 10 साल हो गए तकरीबन. तो पेपर के अंदर ही जगह मिलती थी, उसमें जगह छोड़ी हुई होती थी, उसमें लिखना पड़ता था. एकदम इंग्लिश वाली फीलिंग आती थी, जैसे क्लास 10th के बोर्ड के पेपर में मैंने जब बोर्ड का पेपर दिया था तो इंग्लिश के पेपर के अंदर ही हमारा क्वेश्चन भी होता था, उसी के अंदर वर्ड लिमिट के अंदर लिखना पड़ता था. तो ये वैसा ही क्वेश्चन कुछ पेपर था. एनीवे, सो दिसंबर 11 से लेके कोशिश मेरी ये है कि 12 अगस्त से पहले जितने भी पेपर्स हम कर पाए उतना अच्छा रहेगा. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने ये वाले क्वेश्चंस तो देखे हुए हैं, बिकॉज या तो बुक है या तो बुक्स में इसका आंसर है या बुक्स हैं आपके पास प्रीवियस ईयर की, लेकिन 2007 या 8 से आपके पास पीछे के नहीं होंगे क्वेश्चंस, राइट. तो लेट्स ट्राई टू डू सॉल्व देम आल्सो. और ये क्वेश्चन पेपर थोड़े से अलग टाइप के थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टेक्निक लगेगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये थोड़े डेप्थ वाले क्वेश्चंस थे. तो अब जब से ऑब्जेक्टिव हो गया था तो पेपर थोड़ा सा इजी टाइप का हो गया है, लेकिन 11 से पहले का पेपर जो था वो बहुत टफ होता था. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम, और इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा उनको सॉल्व करने का, बिकॉज एक अलग बेस मिलेगा जहां पे हम लोग अलग क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि अननोन क्वेश्चंस होंगे, राइट. सो अब हमारी आर्मी जो है वो अननोन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगी. सो लेट्स कैच मी ऑन सैटरडे एंड यस, यूट्यूब पर पहली बार, यस यूट्यूब पर पहली बार ही करेंगे ये. और खुशी इस बात की है कि आज तक कभी किसी ने इसको किया नहीं है, राइट. तो ये एक पूरा मुहिम, इसके बाद तो ये तो स्टार्टिंग किया है, डोंट वरी. इसके बाद मैं हर एक सेट एग्जाम उठाऊंगा, हर एक एग्जाम्स के जितने भी हैं वो सारा का सारा उठाएंगे, चाहे वो कोई भी सेट का पेपर हो. तो इस तरीके से फ्री सीरीज आपको मिलती रहेगी, टेंशन मत लीजिए. फाइन, सी यू एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. ये आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट. सो आज आई थिंक बाइजूस एग्जाम प्रेप अच्छा लग रहा देख के, नीचे जो है वो 400 के सब्सक्राइबर हो गए हैं. तो आज ये फैमिली जो है बाइजूस एग्जाम प्रेप की, ये हो गई 400 के. माय गुडनेस, प्लीज आस्क योर जूनियर्स टू ज्वाइन मी. थैंक यू, बाय बाय.